शुरू हो गया ना। प्यारे दोस्तों, हिंदी समाज के हमारे बुद्धिजीवी छात्रों, साहित्य सहचर परिवार, अज्ञेय सहचर परिवार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे गोरखनाथ के महत्व पर कुछ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, गोरखनाथ और योग हिंदी समाज के बुद्धिजीवियों, हिंदी समाज के इतिहासकारों के लिए एक अबुझ पहेली की तरह है। हिंदी समाज की 1000 साल की जो अपनी चेतना है, उस चेतना की निर्मित में गोरखनाथ का क्या महत्व है और उसका कितना मूल्यांकन हो पाया है, ये जो हिंदी समाज का कॉमन सेंस है वो ठीक से उसको नहीं समझता। ये बात तब तक नहीं समझ में आ सकती कि गोरखनाथ का क्या महत्व है हिंदी समाज के सौंदर्य बोध में, उसकी वैचारिकी में, उसकी बौद्धिकता के निर्माण में। ये बात आप तब तक नहीं समझ सकते या हम नहीं समझ सकते जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि जो हिंदी का हमारा समाज है वो पिछले 1000 सालों के 1000 वर्षों में निरंतर विकसित होता हुआ समाज है। जब हम इसे पारंपरिक इतिहास लेखन की दृष्टि से देखेंगे, इसे हम आदिकाल, इसे हम मध्यकाल, इसे हम आधुनिक काल के विभाजनों में रख करके देखेंगे, तब तक हम गोरखनाथ ही नहीं बल्कि उनकी तरह के तमाम क्रांतिकारी विचारकों, बुद्धिजीवियों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो पहला मेरा जो आग्रह है कि मैं अपने एक पुरखे की तरह गोरख को लेता हूं, वैसे ही जैसे हमारे पुरखे हैं चंद्रवरदाई, वैसे ही जैसे अमीर खुसरो, वैसे ही जैसे जायसी, कबीर, गोस्वामी जी, तो और आधुनिक युग में भारतेंदु, प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, ये सब हमारी हिंदी जाति, हिंदी समाज, ये हिंदी देश के हमारे पुरखे हैं जिन्होंने हमें 1000 साल में शिक्षित किया है, जिन्होंने हमारी संवेदनाओं को भी विस्तार दिया है और हमारे सोचने और समझने के तरीकों को ज़्यादा मानवीय बनाया है। तो एक जो पहला आग्रह मेरा है कि मैं गोरखनाथ पर बातचीत जब करूंगा तो उस 1000 साल की अपनी विरासत पर बातचीत करूंगा जिसके हम जीवित हिस्सा हैं, हम सब हिंदी बोलने वाले, हिंदी में लिखने और सोचने वाले लोग। मित्रों, मैं अपने पहले हिस्से में लगभग 200 वर्षों के उस इतिहास पर थोड़ी नज़र डालने की और थोड़ा उधर आपको ले चलने की कोशिश करूंगा, जिससे सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के भीतर से योग पंथ का विकास हो रहा था और खुद गोरख विकसित हो रहे थे। ये 200 वर्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे 8वीं से 10वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन की परख करने के कोई प्रामाणिक स्रोत मेरे पास उपलब्ध नहीं है। सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन नहीं, सामाजिक जीवन मतलब मसलन ये कि उस दौर में लोग कैसी जिंदगी जीते थे, सामान्य लोगों के, राजाओं के नहीं, जिनके बारे में तो एक व्यवस्थित इतिहास है, राजनीतिक इतिहास हमें मिलता है, लेकिन जो सामाजिक इतिहास है उस दौर का कि लोगों का जीवन कैसा था, लोगों का सुख, लोगों का दुख, लोगों का स्वप्न, लोगों का यथार्थ, तो इसकी कोई वास्तविक परख करने के जो प्रामाणिक स्रोत हैं उपलब्ध नहीं है। कुछ किंवदंतियां हैं जिनके सहारे हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक राजपथ है राजनीति का जिसके सहारे हम समाज और सामाजिक जीवन की पगडंडियों की तरफ जा सकते हैं। तो मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि राजनैतिक जीवन जो है, जो राजनैतिक अवस्था है 8वीं से 10वीं शताब्दी के हिंदी प्रदेश की,
उसके सहारे हम उसके सामाजिक जीवन को भी समझने की कोशिश करेंगे और तभी हम गोरख के महत्व को समझ पाएंगे। मैं अपने बच्चों से बातचीत करते हुए अपनी इस अवधारणा पर कई बार बातचीत किया हूं और कहता रहा हूं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी का जो भारत है वो मोटे तौर पर 7वीं से हर्षवर्धन के बाद के जाने का जो भारत है वह उत्तर भारत, दक्षिण नहीं, दक्षिण बहुत समृद्ध है, संपन्न है, बड़ी बड़ी राजसत्ताएं स्थापित होती हैं 7वीं शताब्दी के बाद दक्षिण में। लेकिन उत्तर भारत राजनीतिक रूप से एक बहुत ही टूटा फूटा, बहुत ही जर्जर और मरणासन्न स्थिति में है। कोई केंद्रीय राजनीतिक सत्ता वहां उपस्थित नहीं है। इसकी चर्चा सब करते हैं। यह हमारे लिए एक आधार हो सकता है कि हम इससे उस दौर के सामाजिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ा, आर्थिक प्रणालियों पर इसका क्या असर पड़ा, हम इससे जानते हैं। राजनीतिक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था के टूटने से जो आर्थिक प्रगति है और जो आर्थिक स्थिति है वो नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित होती है। लेकिन क्या केंद्रीकृत सत्ताओं के कमजोर होने का समाज पर भी नकारात्मक ही प्रभाव पड़ा या हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है? हम अपने जीवन के अनुभवों से यह सोच सकते हैं कि 90 के बाद के भारतीय लोकतंत्र का जो परिदृश्य है जिसमें केंद्रीय सत्ताएं निरंतर कमजोर हैं और उस परिदृश्य में सामाजिक सवाल मुख्य धारा का सवाल बनकर के उभरते हैं और बहुत सारे जातीय आंदोलनों के भीतर से राजनीतिक शक्तियां निर्मित होती हैं। हम इस नरेशन के सहारे, अपने समय के इस यथार्थ के सहारे हम 7वीं शताब्दी के बाद के हिंदुस्तान में अगर प्रवेश करें तो हमें लगता है कि यह जो केंद्रीकृत सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, केंद्रीय सत्ता की ताकत का जो कमजोर पड़ना है, ऐसा तो नहीं कि यह निचले तबके के लोगों को के लिए एक अवसर की तरह रहा हो। क्योंकि केंद्रीय सत्ता जब ताकतवर होती है तो वो दैनंदिन जीवन को भी अपने ढंग से निर्धारित करने की कोशिश करती है, यह हम आप सब जानते हैं। वो भाषा, विचार, रहन सहन, खान पान, इस सब को नियंत्रित करना चाहती है। लेकिन अगर केंद्र की सत्ता कमजोर हो तो यह संभव नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन आज के समय का जो राजनीतिक परिवर्तन है वो सामाजिक जीवन को जितनी तीव्रता से प्रभावित करता है, वो 7वीं 8वीं शताब्दी का राजनीतिक जीवन या राजनीतिक जो परिवर्तन होता है वह सामान्य जनता को उतनी तेजी से प्रभावित नहीं करता। अगर ये अवरोध 2, 3, 4 या 50 वर्षों का होता, या आप कल्पना करिए कि हर्षवर्धन के बाद गुप्त साम्राज्य जैसा कोई महान साम्राज्य निर्मित हो जाता तो फिर निचली जाति के चिंतकों, विचारकों के लिए वो अवसर न मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 400 साल जो अव्यवस्था का समय है, जो राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का, केंद्रीय सत्ता के कमजोर हो जाने का, यह विचार की दुनिया में, सौंदर्य बोध की दुनिया में, अनुभूति और संवेदना की दुनिया में मैं इसे एक अवसर के रूप में लेता हूं। और इस अवसर के भीतर से जो पहली आवाज फूटती है वो सिद्धों की आवाज है। इस नैरेटिव को बहुत फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे गोरखनाथ तक आना है। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केंद्र की जो कमजोर राजनीतिक सत्ता है वो सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन के स्कॉलर्स के लिए, उनके बुद्धिजीवियों के लिए एक अवसर की तरह है। और उसका पहला रचनात्मक फॉर्म, उसका कंटेंट हम देखते हैं सिद्धों की कविता में। उसका एक अगला रूप जो है वो गोरख की कविता में हमको या गोरख के विचार में हमको दिखाई देता है। गोरख के मीमांसा में हमको वो बात दिखती है। यह समय लगभग 200 से 250 साल का है, वह तेजी से आगे पीछे जा रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि आज वो नाथ पंथ के संस्थापक कौन है और ये है। आप मोटे तौर से जानते रहिए कि पतंजलि के योग से और आदिशिव को उसके संस्थापक के रूप में, जिसे आदि योगी कहा गया, मच्छेंद्रनाथ उसके पहले प्रवक्ता हैं। और मच्छेंद्रनाथ की चर्चा अभिनव गुप्त अपने तंत्रालोक में करते हैं। अभिनव गुप्त का समय 11वीं शताब्दी का प्रारंभ, तो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में गोरख और मच्छेंद्र दोनों उपस्थित हैं गुरु और शिष्य के रूप में। गोरख
की जो उपस्थिति है वो एक और तरीके से महत्वपूर्ण है कि जिस गोरख की रचनाओं में हमें कुरान की चर्चा मिलेगी, किताब जैसा शब्द मिलेगा, मस्जिद जैसा शब्द मिलेगा। इसका मतलब है कि इस्लाम पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत से गहरे रूप में उसके संपर्क में आ चुका है। वो हमलों के जरिए सही, लेकिन इस्लाम और भारत के बीच एक गहरा रिश्ता बना है। क्योंकि जब रचना में दूसरी संस्कृति के शब्द आने लगे तो इसका यह मोटे तौर पर अर्थ लिया जा सकता है कि उन दोनों संस्कृतियों के बीच एक संबंध है। वह संबंध चाहे टकराहट का ही हो, टकराव का हो, हिंसा का हो, असहमति का हो, संघर्ष का हो, लेकिन एक संपर्क है। तो इससे हमें उनका समय निर्धारित करने में सुविधा हो सकती है कि यह समय महमूद गजनवी के आक्रमण और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बीच का समय है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ये दोनों जो समय है, इनके बीच कहीं न कहीं गोरख स्थित है। मित्रों, गोरख की कविता का जो मूल्यांकन है, हमारा जो इतिहास लेखन है, उस इतिहास लेखन में आप सब परिचित हैं कि हमारे सबसे बड़े लेखक हैं इतिहास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने सिद्धों के साथ गोरख की भी चर्चा करते हुए ये बात कही है कि इनका जीवन की स्वाभाविक सरणियों से, जीवन की स्वाभाविक दशाओं से, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए साहित्य की कोटि में नहीं आते। आप शुक्ल जी को छोड़ दीजिए, आप योग की जो सबसे पहली चर्चा कविता की दुनिया से कोई कर रहा है तो भट्टनायक है। और भट्टनायक ने योग और कविता को एक दूसरे का विरोधी, प्रतिद्वंदी, इसकी जानकारी हमें रस की प्रसंगानुकूलता पर लिखते हुए नामवर जी का जो लेख है उससे मिलता है। ये हमारे लिए स्रोत है जिसमें वो ये कहते हैं कि भट्टनायक इस कि योगी जिसको दूहते हैं वो बहुत कष्टप्रद है और कविता उसे बहुत ही सामान्य ढंग से अपने बच्चों को दे सकती है, अपने पाठकों को दे सकती है। मतलब योग और कविता एक दूसरे के विरुद्ध खड़े। ये मुख्य बात है गोरख को समझने के लिए। ये भट्टनायक के लिए भी यह समस्या है, यह समस्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए भी है, यह समस्या रामविलास शर्मा के लिए भी है, और यह समस्या जाने अनजाने नामवर सिंह जी के लिए भी है कि योग और कविता ये एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी चीजें। और फिर इसी दो समानांतर धाराओं के भीतर, मतलब उनके कोई बीच मेल नहीं हो सकता, उनके बीच कोई संवाद नहीं बन सकता। इस सवाल को जब मैं सोचता हूं तो मुझे शुक्ल जी से ही वो पगडंडी मिलती है, वो रास्ता मिलता है कि शुक्ल जी दो तीन बातें कहते हैं योगियों पर बात करते हुए, और वो गोपीराज की इतिहास से ये बात उद्धृत करते हैं कि जिस तरह के रहस्यवादी स्कूल को विकसित किया था गोरख ने, उसका पढ़ी लिखी जनता, शिक्षित जनता के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। वो लिखते हैं द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरखनाथ डज नॉट सीम टू हैव सेपरेट वाइडली थ्रू द एजुकेटेड क्लासेस। ये गोपीनाथ कविराज ने इसी का एक तरह से भावानुवाद किया शुक्ल जी ने, और उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय जब फैला तो उसमें बहुत सी नीची और अशिक्षित श्रेणियों के लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। अब ये औपनिवेशिक इतिहास लेखन के भीतर से अपनी परंपरा को, अपने पुराने विचारकों और चिंतकों को ये समझने की एक कोशिश है। अब मैं कह रहा हूं सबके लिए समस्या है योग। मैं एक नई बात कहना चाहता हूं जिसका सूत्र मुझे द्विवेदी जी से मिलता है। कबीर पर बातचीत करते हुए जब द्विवेदी जी ये कहते हैं कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई, तो मेरा दिमाग
ये सोचने के लिए मजबूर होता है कि वृक्षों को, झरनों को, नदियों को, फूलों को देखने, परखने और विवेचन और विश्लेषण की जो हमारी अपनी रुचि है, जिसके हम अभ्यस्त हैं, उसको तो हम पहचान रहे हैं, उसको तो हम स्वाभाविक सरणी कह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है तो नहीं कि कोई नई जमीन बनाने की तैयारी हो रही हो? योग क्षेत्र है। गोरख और गोरख के पूर्व पुरुष, गोरख से मिलते जुलते लोग कहीं ऐसा तो नहीं एक नई जमीन तैयार कर रहे हैं जिसपे अभी नए फूल उगने हैं, नए वृक्ष विकसित होने हैं, जिनकी छायाएं अभी आपको बाद में मिलेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि 1000 साल के हमारे पुरखों की तपस्या है हिंदी समाज और हिंदी समाज की वैचारिकी। योग एक नई तरह के जमीन, एक नए तरह के जमीन, उसमें मैं नहीं कहता कि बीज डालता है गोरख जमीन तैयार कर रहे हैं, एक नए तरह के सौंदर्य बोध का, एक नई तरह की बौद्धिकता का, एक नई तरह की विचार सरणी का, जिस बौद्धिकता, विचार सरणी, ज्ञान मीमांसा के हम अभ्यस्त नहीं हैं। इसलिए वो सारे हमारे प्रगतिशील आलोचक जो पुष्पों की भिन्नता को, उनके रंगों की भिन्नता को तो पहचानते हैं, जो प्रकृति के वैविध्य को पहचानते हैं, वो इस बात पर गौर नहीं करते कि क्या नए तरह के पौधों को विकसित करने के लिए नई जमीन भी बनानी पड़ती है, कोई नई जमीन भी विकसित करनी पड़ती है। द्विवेदी जी इस बात को पहचान रहे थे, क्योंकि वो पहले ऐसे लेखक हैं हिंदी के जो हिंदी जाति के स्वाभाविक विकास की बात करते हैं, हिंदी चिंता के स्वाभाविक विकास की बात करते हैं। तो गोरख का जो योग है, जो सबके लिए एक पहेली है, गोरख की क्रांतिकारिता को जो स्वीकार करते हैं वह भी उन्हें कविता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं देना चाहते। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इस पर विचार करें कि एक जमीन बनाने की तैयारी, एक नई जमीन खोदने की, कोड़ने की, तैयार करने की, जिसमें कबीर जैसा फूल। शुक्ल जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप ये सब उन्हीं में ध्वनित है। मुझे लगता है कि वहां तक वो पहुंच रहे थे, लेकिन यह औपनिवेशिक इतिहास की अपनी सीमा है कि वो उसको ठीक से रेखांकित नहीं कर पाते, फैला नहीं पाते। जैसे आप गोरख के महत्व पर जो उनकी टिप्पणी है उसको जरा ध्यान दीजिएगा कि गोरख की हठयोग साधना में सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए रास्ते पर आगे निर्गुण संत संप्रदाय चल पड़ा। कबीर आदि संतों को नाथपंथ से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। अब ये तो पहचान रहे हैं कि उनका ये कहाँ विकास है, निर्गुण पंथियों में, और निर्गुण पंथियों को लेकर के हिंदी आलोचना का शुरुआती जो रुख है, आप इससे परिचित हैं। मतलब उस जमीन पर जो फूल विकसित हुए हैं उनको भी सहज स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल रहा है, वो जल्दी से स्वीकार नहीं हुए निर्गुण धारा के कवि। तो ये मैं कहता हूं कि गोरख जमीन बना रहे थे, गोरख शास्त्रों से लड़ रहे थे, किताबों से लड़ रहे थे, पारंपरिक ज्ञान और उस पारंपरिक ज्ञान के भीतर से विकसित सौंदर्य बोध ज्ञान के बगैर संभव नहीं है। वो विस्तार ही पाता है, ज्यादा संवेदनशील होता है, उसकी परिधि का विस्तार ज्ञान आधारित ही है, जिसे हमारी खड़ी बोली हिंदी का जो दार्शनिक कवि है मुक्तिबोध, ज्ञानात्मक संवेदना जिसे कहता है कि ज्ञान आधारित संवेदनाएं। तो ये जो ज्ञान है, तो ज्ञान वो जमीन है, वो भूमि है, बिना उस ज्ञान के और एक नई तरह की नए तरह का रेनेसां, एक नए तरह का उवेश जिसे सरहपा कहते हैं। सर एक कहाँ ही उवेश जो पुराने उवेश से अलग है। बहु सतत मरुस्थल तिसिये मरियते, जो शास्त्र को मरुस्थल कहता है, जिसे गोरख जैसा संत, गोरख जैसा विचारक, बुद्धिजीवी, संत कहने से वो थोड़ा दूसरी तरफ बाल, मैं उन्हें हमेशा एक बुद्धिजीवी के रूप में लेता हूँ। एक ऐसा बुद्धिजीवी जो नई बात कह रहा हो, नई जमीन बनाने की तैयारी कर रहा हो। यदि आप
एक व्यक्ति जो जमीन कोड़ रहा है उससे यह अपेक्षा करें कि वो कोई वृक्ष लगा दे और आप उसकी छाया में बैठ जाएं, ऐसे अपनी साहित्यिक परंपरा का मूल्यांकन नहीं होता। जमीन कोड़ने वाला आदमी जमीन ही कोड़ेगा। हो सकता है कि वो बीज भी लगाए और एक वृक्ष भी तैयार कर ले, लेकिन यह भी हो सकता है कि हमारे पुरखे जमीन ही कोड़ते रह गए, उनकी बाद की संततियों ने वृक्ष भी लगाए और उसके फल भी चखे। तो गोरख 1000 साल की जो मतलब ऋग्वेद से लेकर के और शंकराचार्य हो चुके हैं, वादरायण का ब्रह्मसूत्र आ चुका था और जिस पर गंभीर टीकाएं हैं, तो संस्कृत में शंकराचार्य ठीक उनसे पहले उपस्थित हैं जिन्होंने नए ढंग से उस पुराने उपदेश की पुनर्स्थापना की थी, उस पुराने वैचारिकी की पुनर्स्थापना की थी। गोरख को उन सबसे लड़ना था। गोरख उसे अपर्याप्त मान रहे थे। गोरख को यह लगता था कि मनुष्य की मुक्ति का सवाल इस तरह की विचार सरणी से, यह जो पारंपरिक विचार सरणी है, उससे संभव नहीं है। इसीलिए कहा कि न किताबें न कुराने, न किताबों में न कुरानों में, न मस्जिदों ने न मंदिरों ने जो ये सब रास्ते बताए हैं वो सब अपर्याप्त हैं। तो किताब, कुरान, मंदिर और मस्जिद के रास्तों को छोड़ करके मुक्ति के कोई नए रास्ते की ओर जाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी के मेटाफर हैं गोरखनाथ। गोरख, मैं योग से आगे बढ़ने की बात करूंगा कि योग पिछले 200 वर्षों में जमीन बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसी जमीन जिस पर विकसित होने वाले वृक्ष की छायाएं उनकी संततियों को मिले, जिसे वेदों ने नहीं तैयार किया है, जिसे उपनिषदों ने नहीं तैयार किया है, जिसे शास्त्रों ने नहीं तैयार किया है, जिसे किताबों ने नहीं तैयार किया है, जिसे मंदिरों ने नहीं किया है। मतलब आस्था के जो पारंपरिक प्रतिरूप हैं, उन सारे प्रतिरूपों का निषेध करते हुए गोरख एक नई तरह की विचार सरणी, और वो मजदूर की तरह एक खोदता हुआ जमीन, विचार की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में वह एक नई जमीन तैयार कर रहा है। वो वन विहण असमतल जमीन को, क्योंकि वो एक जो बहुत ही समुन्नत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही समतल जमीन तैयार की गई है, वो उसे स्वीकार नहीं करता। तो योग अस्वीकार है। अब उसकी शब्दावलियों की अपनी सीमा हो सकती है, लेकिन जब गोरख ने अहम ब्रह्मास्मि को अस्वीकार किया और कहा कि सो हम, मित्रों अब धीरे धीरे संकेत बात करता हूं, क्योंकि ये जो 8वीं से 10वीं शताब्दी का जो सामाजिक जीवन है, जब तक आप इसको अपनी कल्पना में नहीं ले आएंगे, और ये सब पगडंडियों के सहारे ही हो पाएगा। बहुत सारी किंवदंतियां, कहानी, किस्से और राजनैतिक परिदृश्य में जो एक खालीपन है, जो एक खोखलापन है, उन सबके संवेद असर को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साहित्य को समझने के लिए समाज की अंदरूनी सतहों की जितनी गंभीर विवेचना होगी, जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म हम उसका अध्ययन करेंगे, उतना ही उस पर निर्मित होने वाली संस्कृति, साहित्य और विचार सरणी के सामाजिक इतिहास को हम समझ पाएंगे। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के समाज को समझना पड़ेगा। योग सबके लिए चुनौती है। योग कविता के लिए भी चुनौती है, लेकिन कविता में किन कवियों के लिए? जो पारंपरिक सौंदर्य बोध, पारंपरिक विचार सरणी के भीतर से विकसित हो रहे हैं। वह आचार्यों के लिए भी समस्या है। वह आप सब जानते हैं कि 10वीं शताब्दी, मोटे तौर पर 8वीं से 10वीं शताब्दी को लेटर ऑफ भ्रंश आप कह सकते हैं, लेकिन 10वीं शताब्दी की जो भाषा है, वो गोरख की जो भाषा है और आज की भाषा में आप एक संबंध बना सकते हैं। आपको लगेगा कि एक बच्चे और वयस्क के बीच जो संबंध होता है, हम बच्चे के रूप में हमारी जो छवि है और आज जो हमारी छवि है, उसमें कहीं न कहीं एक स्वाभाविक संबंध तो है ही। कुछ वैसा ही संबंध हम गोरख की भाषा और आज की भाषा के भीतर, तो वो हमारे पुरखे हैं। गोरख के तो एक, मैं अपनी बात को
अब केंद्रित करता हूं कि एक बात शुरुआती दौर में मैंने कहा कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के राजनीतिक विखंडन के दौर में सामाजिक जीवन में जो नए अवसर हैं उन अवसरों पर आपको ध्यान देना होगा गोरख को समझने के लिए। और साथ ही साथ योग एक नई जमीन है और उस जमीन की एक बहुत ही बौद्धिक तैयारी है गोरख के यहाँ, जिस पर बाद में कबीर जैसे तमाम निर्गुणिया संतों की कविता फलती फूलती है, उसकी लता, उसके वृक्ष, उसके फल फूल लगते हैं, तो वो उसकी तैयारी है गोरख। योग ज्ञान है, योग गोरख का जो योग है, शुक्ल जी इसकी चर्चा करते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भाव योग की, तो गोरख ज्ञान योग है, गोरख ज्ञान है। उस पर जो भाव की धारा बहेगी वह कबीर जैसे कवियों में आपको दिखाई देगी। ये ठीक है कि भगत भगायो लोग जगायो जोग। मित्रों, हमारी परंपरा के 2 कवि याद आते हैं बाद में, जिन्होंने गोरख की इस बात को जाने अनजाने स्वीकार किया है। जब कबीर कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, या जायसी जैसा बहुत ही मीठा कवि जब ये कहता है कि कवि के बोल खरग हिरवानी, ये बिना खड्ग के हृदय की बात नहीं हो सकती। खड्ग का मतलब वह तलवार नहीं जिससे शीश काटा जाता है, जिससे लोगों की हत्या होती है, लोगों का कत्ल किया जाता है। वह तलवार जो विचार के नाम पर, वर्चस्व के नाम पर, सौंदर्य बोध में बहुत सारे झाड़ झंकार के रूप में फैले हुए हैं, उन सबको काटने के लिए और अंतःस्थल की भावधाराओं तक पहुंचने के लिए, उस भाव योग तक पहुंचने के लिए तलवार की जरूरत है, सौंदर्य बोध के काट छांट की जरूरत है। जो पारंपरिक और अभ्यस्त हैं जिन सौंदर्यों को, सौंदर्याभिरुचियों को लेकर के, उसके काट छांट की जरूरत है। ये बात जायसी को भी पता है, ये बात कबीर को भी पता है। जब जायसी कहते हैं कि कवि के बोल खड्ग भी है, ये खड्ग जो सौंदर्याभिरुचि की नई जमीन बनाती है। गोरख ही वाणी तो नहीं कह पाते, वह पुरखा उसे संघर्ष करना था। 1000 साल की ही वाणी जिस विचार सरणी के आधार पर, जिस विचार सरणी की जमीन पर खड़ी है, उस जमीन को अपर्याप्त समझता है वह, और योग की एक नई जमीन लेकर के आता है। तो यह ज्ञान है जिस पर भावधाराएं बाद के कवियों में, हमारे बाद के कवियों ने उसने जमीन बनाई और उस जमीन पर बाद की कविता फलती फूलती है, और महान कवियों को पैदा किया उस जमीन ने, जिसमें कबीर से लेकर रैदास से लेकर के दादू, रज्जब और नानक तक एक पूरी की पूरी आपको परंपरा दिखाई देगी, और आज के कवियों तक आपको वो परंपरा दिखाई देगी। आज का हमारा हर कवि निराला और कबीर से जुड़ना चाहता है। उसकी जमीन बनाने वाले, हमारी भाषा में, हम पुराने साहित्य में नहीं जा रहे हैं, संस्कृत पाली प्राकृत में नहीं, संस्कृत पाली प्राकृत का जो दाय है, इस भूगोल में रहने वाली 10वीं शताब्दी की हिंदी भाषा भाषी जो जन समुदाय है उसको शहर स्वीकार करता है। लेकिन हमारा पहला पुरखा जो नई जमीन विचार की दुनिया में बना रहा है वो गोरख है, उसी के सामने। तो इस पर तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि योग को आप सिर्फ मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र की यात्रा तक न जाइए। मैं एक बार याद कर चुका हूं अपने दार्शनिक कवि मुक्तिबोध को, खड़ी बोली के कवि हैं इसलिए, जिसमें हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग लगभग सोचते समझते भी हैं अपनी मातृबोली के साथ साथ। कई बार मुझे गोरख को पढ़ते हुए, गोरख के योग से जुड़ी हुई शब्दावलियों को देखते हुए, बरबस अगर हिंदी खड़ी बोली का कोई कवि याद आता है बार बार, तो वो मुक्तिबोध याद आता है। मैंने कहा था कि एक नई बात जिसके साथ गोरख ने अपनी बातचीत शुरू की, जो डिपार्चर ले रही है, बात तो एक ही है लेकिन उसका अर्थ साहित्य के विद्यार्थी के रूप में आप समझ सकते हैं कि जब शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, और गोरख इसको उलट देते हैं, कहते हैं सो हम वह मैं हूं, मैं वह हूं, वह मैं है, मैं वह तो मैं ही हूं। इन दोनों का जो फर्क है मित्रों, ये बड़ा फर्क है। अपने को किसी महान सत्ता तक विकसित करना और उस महान सत्ता को यह कहना कि वह तो मैं ही हूं, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ये ज्यादा रचनात्मक है जो गोरख ने वक्तव्य दिया है। यह कविता के लिए बनाई जाने वाली जमीन के लिए जरूरी सूत्र है। और इसके बाद जो कुछ शुरू होता है, योग की शब्दावलियों पर मत जाइए। गोरख का जो पूरा संघर्ष है वो एक आत्म संघर्ष है, अपने को ही परिमार्जित करने का, अपने को ही परिष्कृत करने का, अपने भीतर की जो
असीम संभावनाएं हैं उनको पाने का। मैं अगर कहूं मुक्तिबोध से शब्दावली लेकर के कि गोरख की योग की पूरी पद्धति है वह कुछ वैसे ही है कि वह रहस्यमय व्यक्ति अपने ही भीतर जिसकी तलाश है, अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह नित संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव है। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव है, आत्मा की प्रतिमा। यह जो खुद को अपनी विराटता में पाने का जो आत्म संघर्ष है, यही है योग गोरख के हाथ। यह जो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की यात्रा है, यह अपनी ही कमजोरियों के खिलाफ एक संघर्ष है। वो कहता है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने पिंड में ही पा सकते हो। मतलब बाहर की लड़ाई को छोड़ो, पहले भीतर की लड़ाई को जीतना पड़ेगा। और वो जब बिना आत्मसंघर्ष के, बिना अपनी कमजोरियों से लड़े, आप सब जानते हैं कि हम समाज की कमजोरियों की जो लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई गोरख के ही एक मेटाफर का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, एक जगह अपनी कविता में लिखा है कि बिना गुड़ खाए मिठास की बड़ाई करना, बिना आत्मसंघर्ष के सामाजिक आंदोलनों में शिरकत करने की बात, सामाजिक मसलों पर बात करना, यह बहुत ही बेईमानी है। बेईमानी इसको कहने, बेईमानी नहीं समझना, यह एक खास तरह की सामाजिक बेईमानी है। यह हमारा पुरखा है गोरख, जो आत्मसंघर्ष को अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने की प्रस्तावना लेकर के आता है। वो एक नई जमीन बना रहा है, कह रहा है ये जमीन तभी फलेगी, फूलेगी, पल्लवित, पुष्पित होगी जब अपनी कमजोरियों से तुम लड़ोगे। ये उनके समय की अपनी सब, ये जो चक्र है वो अपने भिन्न भिन्न जो सोपान हैं, वो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, अपने परिपूर्ण के आविर्भाव की प्रक्रिया है, अपनी आत्मा तक पहुंचने की, अपनी आत्मा की प्रतिमा को पा लेने की। अब आप कहेंगे कि कहां मुक्तिबोध, कहां गोरख? नहीं, मुक्तिबोध भी कभी बाद में है। वो हिंदी समाज के बुद्धिजीवी हैं। बौद्धिक होना, जो बौद्धिक होता है, वो दोनों चीजों को अतिक्रमित करता है। एक तो समाज के कॉमन सेंस को भी अतिक्रमित करता है और समाज की भाव दशा को भी अतिक्रमित करता है। मेरी बात को अगर मैं कम्युनिकेट हो पा, बुद्धिजीवी होने का मतलब या बौद्धिक होने का मतलब है कि वह भाव दशाओं में भी परिवर्तन करता है और मनुष्य का जो, उसके समाज का जो एक कॉमन सेंस है, जो बहुत सारी चीजों से बनता है, वो उसके भी आगे बात करता है। तो गोरख कॉमन सेंस और भाव योग के, जो पारंपरिक भाव योग है उन दोनों से बाहर की बातचीत करते हैं। इसके साथ ही साथ वो एक नए तरह के भाव योग के लिए जमीन भी बना रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो कभी है, मैं इसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से मुक्तिबोध खड़ी बोली के एक बौद्धिक विचारक हैं, वो एक नए तरह का भाव योग भी निर्मित करते हैं, जिसे वो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना जैसे पदबंध में कहने की कोशिश करते हैं। इसी तरह गोरख भी, तो वो एक बौद्धिक, हिंदी समाज के हमारे एक ऐसे पुरखे हैं गोरख, जो एक नई तरह की जमीन बना रहे हैं। और उनकी के समय में एक और महत्वपूर्ण जो बात घटित होती है, ये बात लगभग उनके बहुत सारे शब्दी में आप पढ़ सकते हैं कि गोरख की जो योग की शब्दावलियां हैं, और बार बार अपने एकदम बॉटम से और शीर्ष तक चेतना के विकसित करने की जो उनकी कोशिश है, जिसे वो तमाम तरह की योग शब्दावलियों में कहते हैं। आप छोड़ दीजिए सुषुम्ना को और इनको, आप आधुनिक ढंग से उसको, आप उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करें। वो कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि हम अधोमुखी हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति में अधोमुखी है, उसे ऊर्ध्वमुखी होना होगा, और ऊर्ध्वमुखी होने के लिए उसे ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। ज्ञान के सहारे ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो योग ज्ञान है, और एक वह ऐसा ज्ञान जो एक नई तरह की भाव दशा को निर्मित करने वाली जमीन को बनाने की कोशिश कर रहा है। एक नई बात जो गोरख के साथ होती है, जो आज तक चल रही है, उसको हमारे हर पुरखे कवि ने अपने अपने ढंग से संबोधित किया है।
कि गोरख की कविता या सारी गोरख जब वो विचार कर रहे हैं, जो एक नई जमीन बना रहे हैं हिंदी समाज के लिए, अपने आगे आने वाली संततियों के लिए, जो तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को, जो बार बार ये निंदा हुई कि अशिक्षित लोगों में लोकप्रिय हैं, चाहे सिद्ध हों चाहे नाथ हों, ये जो अशिक्षित लोग हैं मोटे तौर पर हम इसको समझते हैं वही जो वेद और शास्त्र की स्कूलिंग से बाहर के लोग हैं। और आज भी बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, तो उनके यहाँ जीवन तो है ही, उनके सपने हैं, उनके संघर्ष भी हैं। तो 1000 साल पहले हमारा एक पुरखा इस बात को संबोधित कर रहा है और वो अशिक्षित लोगों में लोकप्रिय है, तो इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। वो उन लोगों में है जो आपके ज्ञान कांड के भीतर समाहित नहीं हो पाए हैं। आपका ज्ञान कांड इतना उथला है, इतना सीमित है कि आबादी का 3/4 हिस्सा इस ज्ञान कांड की परिधि के बाहर ही रह गया है। तो उस ज्ञान कांड के केंद्र में खड़ा होकर के अहम ब्रह्मास्मि का एक दूसरा रूप रखते हुए, पूरे ब्रह्मांड को अपने पिंड में महसूस करते हुए, आत्मसंघर्ष के जरिए उस ज्ञान कांड के केंद्र में स्थापित होकर के गोरख चुनौती देते हैं कि अपनी सीमा, अपनी परिधि का विस्तार करो और ज्यादा से ज्यादा जनता को उसमें शामिल करो। नहीं, तुम्हारे बरक्स हम एक दूसरी जमीन तैयार करने जा रहे हैं हिंदी समाज के लिए। योग की जमीन वह है, उसकी शब्दावलियों पर आप मत जाइए, वो आत्मसंघर्ष की शब्दावली है और अपनी चेतना के चरम विकसित रूप को पाने की शब्दावली है, प्रक्रिया है। जो मुक्तिबोध की शब्दावली में अगर मैं कहूँ तो वो अपने आत्मा की प्रतिमा है और अपने परिपूर्ण का आविर्भाव है, अपने संपूर्ण प्रभावों का जो अपने भीतर है, अपनी संपूर्ण संभावनाओं और प्रतिभाओं को पा लेने की प्रक्रिया है, जो योग की प्रक्रिया है गोरख के यहाँ जो दिखती है। गोरख, एक तीसरी बात अब मैं जो कहना चाहता हूं और इसी के विस्तार के साथ अपनी बात में समाप्त करूंगा, कि गोरख के समय में जो एक नई बात हुई थी, एक नई तरह की संस्कृति जो भारत में प्रवेश करती है। आप सब समझ लीजिए कि ये 7वीं शताब्दी से मोहम्मद साहब के ज़माने से और तमाम खलीफाओं ने आधे यूरोप को रौंद डाला था। बहुत सारे जो मुल्क हैं वो अरब देश से, जिस अरब के इतिहास को आप जानते हैं कि जब यूरोप की पुरानी सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उस समय अरब के लोग सोए हुए थे। अरब के भीतर कोई दिखाई नहीं देती है। मित्रों, उसी अरब से मोहम्मद साहब के बाद धम्म प्रचार के लिए कारवां निकलता है और पूरी दुनिया में घूमता है। भारत में आने के पहले यूरोप और इधर मंगोल मतलब चीन और रूस की सीमा तक, और उधर आधे से ज़्यादा यूरोप, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर के किनारे के बहुत सारे देश इस्लाम में परिवर्तित हो चुके थे। उसके 250 साल बाद भारत की ओर इस्लाम आता है और बहुत ही आक्रामक ढंग से आता है, बहुत ही हिंसक ढंग से आता है, बहुत ही अमानवीय और क्रूर ढंग से आता है। मोहम्मद साहब बहुत पीछे छूट गए हैं, उनका जो स्वप्न है वो पीछे छूट गया है। वो बहुत ही लड़ाकू जातियों ने वो धर्म स्वीकार किया और उस धर्म की आड़ में अपनी सत्ता का प्रचार और प्रसार करते हुए महमूद गजनी जैसा लुटेरा भारत में आता है। उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक आके लौट चुका है। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बीच का जो समय है, यह एक कल्चरल क्राइसिस का समय है, यह एक सांस्कृतिक संकट का समय है। आप सब जानते हैं कि वो कोविड के खतरे तक, अभी जो खतरा, ये विशाल बार बार फोन कर रहे हैं, बताओ कि जन्मेजय से कहेंगे फोन ना करें, मैं बात कर रहा हूं। हाँ, ये जो कोविड का खतरा है, उस समय भी जिस बाइनरी में हमारी मीडिया, हमारा कॉमन सेंस हिंदुस्तान का बातचीत करता रहा है, उसके शुरुआती खतरे को पहली बार एड्रेस करने वाला, पहली बार उसको संबोधित करने वाला हिंदी का हमारा जो पुरखा है वो गोरख है। मतलब हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के संघर्ष को जो व्यक्ति पहली बार एड्रेस करता है, और मुझे तरस आता है मुझे उन विचारकों और चिंतकों पर कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए कभी किसी ने गोरख को याद नहीं किया। गोरख को हमारा पहला पुरखा है जो इस कल्चरल क्राइसिस का साक्षी है। उसके सामने सब कुछ घटित हो रहा है। जैसे एक नए तरह का बाबर के साथ जो हमला है, उसके साक्षी नानक हैं। उसी रास्ते से जिधर नानक थे उसी रास्ते से बाबर प्रवेश करता है और उसकी भी चर्चा विस्तार से नानक करते हैं। तो मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गोरख ने क्या स्टैंड लिया, क्योंकि वो
इसलिए देखिए, रचनात्मक तो वही होगा जो श्रम करेगा। हम भी उतने रचनात्मक नहीं हैं, हम भी एक पेशेवर अध्यापक हैं, लेकिन मुझे इतनी बात मुझे पता है कि जो श्रम करेगा वो ज़्यादा विचारशील होगा, रचनाशील होगा। गांधी यूं ही नहीं चरखा चलाते रहते थे। काम करते हुए आदमी सोचता है, विचार करता है, और काम करता हुआ आदमी ही बुद्धिजीवी भी होता है। किताबें पढ़ के कोई बुद्धिजीवी नहीं बनता है, बुद्धिजीवियों से आप परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो जो तमाम, शुक्ल जी अनायास नहीं कहते कि सिद्धों और नाथों में बहुत सारी निचली जातियों से, धोबी हैं, मछुआरे हैं, नाई हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। जब काम करने वाला आदमी विचार करेगा तो वही परिवर्तन ला सकता है। उसके भीतर ही कुछ नवता आपको दिख सकती है। बैठ करके सोचने वाले लोग डिपार्चर नहीं लेते। हम सब बैठ के सोचने वाले लोग हैं, लेकिन हम बैठ के सोचते हुए भी इतना जानते हैं कि काम करते हुए जो लोग सोच रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गोरख काम करता हुआ हाथ है, वो श्रमजीवी साधुता है, श्रम पर आधारित साधुता है। भिक्षा भी वो रख करके नहीं खाता, वो जाता है, बातचीत करता है, संवाद करता है, जो कुछ दे देता है उसी से जीवन यापन करता है। और उन्होंने अपने योगियों को जो कोड ऑफ कंडक्ट बताए, कहा कि कैसे जीवन जियो, इसमें कहा कि अगर तुम्हारा पेट निकल गया, जैसा कि मेरा भी निकला हुआ है, तो कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हें किसी योग्य गुरु से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है। वो कसा हुआ बदन, और उस कसे हुए बदन में एक निर्मल आत्मा, ये गोरख का योग है। तो कौन सा विकसित समाज है, उसकी शब्दावली बदल जाएगी कि एक विकसित व्यक्ति जो आत्मा से भी पवित्र हो, निर्मल हो, विचारों से समृद्ध हो, और शरीर से भी बहुत ही दृढ़ और कसा हुआ हो। ऐसा वंशज, ऐसी संतत चाहते थे गोरख, इसलिए वो योग को ले आते। तो बात मैं कह रहा था कि इस्लामिक कल्चर के आने से जो एक कल्चरल क्राइसिस है हिंदी समाज की, उसको एड्रेस करते हैं गोरख। स्टैंड क्या लेते हैं? कहते हैं कि ना मस्जिद में मैं जाऊंगा और ना ही मैं मंदिर में जाऊंगा। उनके ही दूसरे वंशज जो उनके विचारों में कविता की लता विकसित, कविता रूपी लता को विकसित कर रहे हैं कबीर, वो इसी को कहता है ना हिंदू ना मुसलमान। मैं ये बात कह चुका हूं, हमारे बहुत सारे छात्र सुन रहे हैं कि 20वीं शताब्दी की इंटेलिजेंसिया भी, आप शुक्ल जी को हिंदी आलोचना में देखिए तो वो हठयोग पर भी बातचीत करते हैं कि हठयोग में चूंकि मुसलमानों के लिए भी स्पेस था। नहीं महोदय, इंसान के लिए स्पेस था, हिंदू और मुसलमान के लिए स्पेस नहीं था। यह बात गोरख कह रहे थे कि इंसान हो तो तुम्हारे लिए मैं बात कहूंगा। योग हिंदू के लिए नहीं कह रहे थे, मुसलमान के लिए नहीं कह रहे थे। वो जान रहे थे कि ये जो कल्चरल क्राइसिस है ये क्रिएटेड है, ये कोई स्वाभाविक संघर्ष नहीं है मनुष्य का, ये सत्ताओं का संघर्ष, और उसमें आम जनता भी पिस रही है। तो कहा दोनों को छोड़ दो, अपने भीतर ही सब कुछ प्राप्त करो। ये एक रिवोल्यूशनरी, एक डिपार्चर लेता हुआ विचार है क्राइसिस में। 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी की सांप्रदायिकता से भी आप ऐसे ही लड़ सकते हैं। आप उससे भी ऐसे ही लड़ सकते हैं कि बाइनरी में मत सोचिए, युग में मत विचार करिए कि हिंदू और मुसलमान के युग में कि कोविड से प्रभावित होने वाले लोग कितने लोग मुसलमान हैं और कितने लोग हिंदू हैं, इस बाइनरी में मत सोचिए। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के बहुत सारे प्रोग्रेसिव दिमाग ने हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी में सोचा, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी में नहीं सोचते। प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम बाइनरी में नहीं सोचते, भगत सिंह हिंदू मुस्लिम बाइनरी में नहीं सोचते, जवाहरलाल नेहरू भी हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी में नहीं सोचते, गांधी जी सोचते हैं। ये वो शिकार हैं जाने अनजाने इस बात का, क्योंकि वो एक लोकप्रिय राजनीति को लीड कर रहे थे और उनको जब खिलाफत को उन्होंने अपने हाथ में लिया तो एक ऐतिहासिक भूल वो कर रहे थे। वो इस्लाम के एक समस्या को हाथ में ले रहे थे, इंसान की वो समस्या नहीं थी। गोरख हमारा पुरखा है, पहला पुरखा, हिंदी नवजागरण का पहला पुरखा, जो ये बात कहता है कि हिंदू और मुसलमान की बाइनरी में मत बात करो, न किताबें न कुराने, ये दोनों न बादशाह जाई। किताबें, कुराने, मस्जिद और मंदिर से ये बातें नहीं होंगी। वेदे न शास्त्रे कतेवे न कुराने, पुस्तकें न बच्चा जाई। कहा कि मस्जिद को छोड़ो, मंदिर को छोड़ो, अपने भीतर ही विवेक के जो उच्चतम और संभावित जो प्रारूप हैं उनको पाने की कोशिश करो। तो आत्मसंघर्ष
मैं कह रहा हूं बार बार मुझे मेरा कवि मुक्तिबोध याद आ रहा है, खड़ी बोली का, जिस बोली में हम सब जी रहे हैं, जो पूरे उस हमारी 1000 साल की बोली की आत्मा को अपने भीतर समाहित किए हुए है। उसकी कविता का अधिकांश हिस्सा आत्मसंघर्ष का हिस्सा क्यों है? क्योंकि वो बुद्धिजीवी है, वो जानता है कि बदलाव कैसे आ सकता है। बिना अपने भीतर बदलाव लाए समाज के बदलाव की यात्रा वो एक प्रपंच है, वो वास्तविक यात्रा नहीं है। तो गोरख ये यात्रा अपने भीतर झांकने और अपने भीतर देखने की बात बुद्ध ने भी अपने समय में कहा, गोरख ने भी अपने समय में कहा, और हमारी खड़ी बोली का कवि मुक्तिबोध भी अपने भीतर झांकने की बात बार बार करता है। और ये दोनों डिपार्चर है, मतलब हिंदी भाषा के दो मतलब हिंदी हमारी जाति का एक सिरा गोरख और दूसरा सिरा मुक्तिबोध का। और इसमें बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अपनी पीढ़ी के भी हमारे बहुत सारे छात्र बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, और हमसे पहले हमारे जो प्रतिष्ठित कवि हैं वो सबके भीतर जो ये सांप्रदायिकता के खिलाफ, मुझे पता है कि हिंदी के बुद्धिजीवियों ने सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, जाति उत्पीड़न के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जितना संघर्ष किया, ये सब उसकी वैचारिकी में कहाँ से शामिल हो गया? ये वेदों और शास्त्रों और जन्म और कर्म फल की जो इतनी वृत्तियां हैं, इतनी व्याख्याएं, इतने भाष्य हैं, इन सब के बावजूद भी हमारे भीतर आम आदमी की चिंता, आम आदमी का संकट, उसके पक्ष में खड़ा होने की जो कविता है वो कहाँ से बन रही है? वो हमारे इन्हीं पुरखों की देन है, जिन्होंने एक नई जमीन खोदी थी, एक नई जमीन बनाई थी। मित्रों, गोरखपंथ आज अपने ढंग से, गोरखनाथ अपने ढंग से चर्चाओं में हैं, लेकिन मैं उन्हें देशज आधुनिकता का, हमारी अपनी भाषा के एक ऐसे पुरखे के रूप में याद करते हैं जिनको ये पता था कि यह जो हिंदू और मुस्लिम संघर्ष है ये भारतीय समाज के लिए, हिंदी समाज के लिए आने वाली कई शताब्दियों तक उसे परेशान करता रहेगा, जिसमें उसने ये राह बताने की कोशिश की कि मंदिर और मस्जिद दोनों से बाहर निकलो। काजी मुल्ला कुरान लगाया, ब्रह्म लगाया वेदम, कापड़ सन्यासी तीरथ भ्रमाया, ना पाया निर्वाण पद। निर्वाण पद मतलब चेतना का वही जो चरम विकास है, अपनी संभावनाओं का, अपने प्रभावों और अपनी प्रतिभाओं का, जो मनुष्य के पक्ष में खड़ा होने के लिए हमको तैयार करता है। कहता है कि ये सब जो है मुल्ला, कुरान और ब्राह्मण और वेद और सन्यास और तीर्थ, ये कबीर बाद में कहते हैं, उनसे बहुत पहले उनका पूर्व पुरुष, उनका एक पुरखा है, उनका एक गुरु है जो ये बात कह रहा है उस समय में जब एक कल्चरल क्राइसिस अपने चरम पर है। आप याद रखिएगा कि जायसी के समय या उनके पहले कबीर के समय इस्लाम इतना हिंसक और आक्रामक नहीं है, वो एडजस्ट करने की भूमिका है, करने की कोशिश कर रहा है भारतीय समाज में। लेकिन गोरख के समय का इस्लाम तो बहुत ही कट्टर है। लेकिन वो जो स्टैंड लेता है वो विचारक, हमारा बुद्धिजीवी, वो कहता है कि हिंदू और मुसलमान की बाइनरी में बात मत करो। इसके बहुत सारे आप शब्द ही आपको मिल जाएंगे। अपने साथ योगियों को कहता है कि योगियों, हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीह, जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा न मसीह। ये मंदिर और मस्जिद दोनों के मेल जोल की बात कह के हमारे आज के भी प्रगतिशील, बहुत प्रगतिशील समझे जाते हैं, वो इसीलिए कि वो पेशेवर बुद्धिजीवी हैं। अगर वो वास्तव में संघर्ष के भीतर से विकसित होते तो कहते क्या ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, जिस बात को हमारे पुरखों ने कहा है कि इंसान अच्छे रूपों में और बुरे रूपों में, जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन्हें भारत के एक नागरिक के रूप में आप दंडित करिए, और जो लोग अच्छाइयां कर रहे हैं वो भारत के एक नागरिक हैं, भारत की संतान हैं, उस रूप में आप उसकी प्रशंसा करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। ये गोरख ये बात कहते हैं, कबीर भी यही बात कहते हैं। मैंने कहा ना कि मतलब अपनी बातचीत को मैं बढ़ाता हूं आगे थोड़ा, कि गोरख और कबीर के प्रयोगों से हट करके एक प्रयोग हिंदी के हमारे बहुत ही प्रिय कवि जायसी ने किया था। वो कहता है कि भाई थोड़ी कोशिश तो करें कि जहां ये दोनों संस्कृतियां आपस में मिलजुल कर बातचीत कर सके। 500 वर्ष बीत चुके हैं इस्लाम के भारत में आए और उसके कई शासक वंश परिवर्तित हो चुके हैं, सब आप जानते हैं।
यह कोशिश करता है वो कवि। वो दो संस्कृतियों के भीतर से विकसित करने की कोशिश कर रहा है इंसान को, लेकिन अंत में क्या कहता है? और यह ऐसे ही नहीं विकसित करता, कहता है कि ये सब बनाने में, ये सब जोड़ने में मैंने अपने रक्त को ही ले ही बनाया, लाई रकत का ही ले ही। और कहा कि इसके निर्माण में मैंने अपनी सारी रक्त मांस मज्जा लगा दिया है। अपनी सारे रक्त मांस मज्जा को लगाने के बाद जय मुख देखा तेई हंसा, सुने तो आवे आंस, कि जिस या कुरूप हो गया है एक कवि, मतलब अपने को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ करके दे दिया है। क्या करने के लिए? मसनवी रचने के लिए नहीं। वो दो कल्चर के बीच की जो क्राइसिस है, दो आबादी के दो अलग अलग हिस्सों के बीच की जो क्राइसिस है, उसके बीच एक जमीन बनाने की कोशिश, एक ऐसी जमीन जहां दोनों मिल सके, बातचीत कर सके, दोनों का हृदय मिल सके, दिल मिल सके। और ये बनाने में न तो मांस बचा है, न रक्त, न मज्जा, सब लगा दिया है। लेकिन अंत क्या होता है? कहा कि संभव नहीं है। अगर इसी तरीके से चलते रहे और धर्म के सहारे ही चलते रहे तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा। कहता है कि मानुष प्रेम भय बैकुंठी, ना हिंदू ना मुसलमान, दोहराता है वो कभी फिर। कहता है प्रेम को पाओ, भाईचारा, आपसी सौहार्द, ये बचा पाएगा तुम्हें। ये हिंदू और मुसलमान की बाइनरी में तुम नहीं बच पाओगे, ये रतन सेन और अलाउद्दीन की बाइनरी में नहीं बचोगे। एक मुट्ठी छार हो जाएगी पूरी दुनिया। और बहुत सुंदर बात कहता है कि इसी संसार को हम रूपांतरित कर सकते हैं। भय क्रिया रूपांतरण की ओर ही संकेत करती है। कहता है कि मानुष प्रेम भय बैकुंठी, किसी ईश्वर अल्लाह के लोक में जाने की बात नहीं है। प्रेम से यह दुनिया ही स्वर्ग में तब्दील हो सकती है। तो शुरू तो किया था कि हिंदू और मुसलमान घरों की कहानियों से, लेकिन अंत एक कोशिश है उसकी। याद आते हैं बार बार गांधी की, यही कोशिश गांधी ने की थी, अपनी संपूर्ण रक्त मांस मज्जा के साथ ये कोशिश की थी। मुझे जायसी की तरह उनका भी चेहरा एकदम सिकुड़ा हुआ है, एक हड्डी का व्यक्ति जिसने ना तन रकत न मांस, लेकिन अंततः वो एक खास तरह की गलती का शिकार होते गए। जायसी तो अपने जीवन में समझ लिए थे कि नहीं, इन संस्कृतियों में बातचीत नहीं करा सकते, इंसान और इंसान के बीच प्रेम ही सबको बचा सकता है। हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में जायसी भी कहते हैं बात न करो। लेकिन अंत तक गांधी को लगता रहा कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम ये गा करके और इन दोनों संस्कृतियों को आपस में बैठाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। और 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा नरसंहार उनके इन्हीं प्रयोगों की असफलता के भीतर से हुआ। सारी रक्त मांस मज्जा और सब कुछ लगा देने के बावजूद वो गोली के शिकार हुए, मारे गए। तो जब भी मैं गांधी को पढ़ता हूं तो हमारी अपनी परंपरा का जो पुरखा कवि याद आता है, वो जायसी याद आता है। उसके पास भी नहीं कुछ बचा, ना तन रकत न मांस। तो मित्रों, अपनी परंपरा से इस तरह संवाद करना चाहिए। गोरख इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो एक योग के रूप में विचार की एक नई जमीन बना रहे हैं, जिसमें भाव योग की भविष्य में नए फूल, पुष्प, वृक्ष पल्लवित और विकसित होंगे, और वो हुए भी। उसके साथ ही साथ वो कल्चरल क्राइसिस में अपना जो स्टैंड क्लियर करते हैं, भारत के बुद्धिजीवियों को ये समझना होगा। और मुख्य रूप से मीडिया में काम करने वाले हमारे साथियों को, जो अंग्रेजी किताब की रिव्यू पढ़ करके इंटेलेक्चुअल बन गए हैं, उनको गोरख के पास तक जाना होगा, कबीर तक जाना होगा, जायसी तक जाना होगा, गोस्वामी तुलसीदास तक जाना होगा, जो रामचरितमानस की इतने बड़े आख्यान के बाद कवितावली में जब कहता है कि दूध कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कहू, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, मांग के खैबो मसीद में सोईबो। कहा ये सब कुछ भी कह लो, इंसान होना जरूरी है, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। उन सबको ये सीखना पड़ेगा हमारी परंपरा के बुद्धिजीवियों से, कवियों से, लेखकों से, हिंदी के किताबों की रिव्यू से नहीं और पश्चिम के आलोचकों से नहीं, कि दुनिया, हम क्रूसेड में नहीं फंसे हुए हैं, हम धर्म युद्ध में नहीं फंसे हुए हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल हमेशा, हमारे कवि, हमारे बुद्धिजीवी ये कहते रहे हैं कि इस बाइनरी से बाहर निकलो, इस युग में मत बात करो, बात इंसान की करो, और इंसान की बात करो, उसको दंडित भी करना है तो इंसान की हैसियत से, उसको पुरस्कृत भी करना है तो इंसान की हैसियत से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने हमको सुना।
और चूंकि हम आपसे संवाद नहीं कर सकते, एक तरफा बयान है, गोरख पर जो कुछ मैंने कहा वो बहुत उनकी सारी पंक्तियों के भीतर से है। योग को आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि वो आंतरिक समृद्धि की यात्रा है। और तो गोरख एक बात और भी कहते हैं कि पेट की अग्नि विवर्जित, दृष्टि की अग्नि खाया। तो ये जो दृष्टि की अग्नि है उसको हम अपना भोजन बनाएं। पेट तो हमारे बुद्धिजीवियों का, हम सबका भर ही रहा है, और जब दृष्टि की अग्नि से हम देखेंगे तो इस समय हमारे हजारों मजदूर शहरों से गांवों की तरफ आए हैं। सीमांत परिवार के किसानों के बहुत सारे बच्चे आए हैं और जिनके सामने उनका भविष्य संकट में है। वो एक चकाचौंध की दुनिया से लौटे हैं। गाँवों में उस तरह का न तो उनके लिए एटमॉस्फियर है और न ही काम के अवसर हैं। भारत का समाज और मुख्य रूप से हिंदी का समाज जो है वो एक नए तरह के संकट के दौर से गुजरने जा रहा है। कोविड के संकट के बाद वो संकट बढ़ेगा। हम उन सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा बाहर निकलें और अपने पेट की आग को नियंत्रित करके और अपनी दृष्टि से इन भूखे और अभाव में पड़े हुए लोगों को, जिनके पास काम नहीं है, उनको एक दिशा दें, उनको थोड़ा उनके अवसर के लिए संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद।